कल आप लोगों को बताया गया था कि जर्मनी और इटली के एकीकरण को आज बताया जाएगा। कल हमने पढ़ाया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है, कैसे हुआ विकास, कौन कौन सी परिस्थितियां केवल युद्ध और क्षेत्र विस्तार ही नहीं अपना योगदान नहीं दिया, कला साहित्य, महिलाओं का आंदोलन, तमाम ऐसी परिस्थितियां, जन आंदोलन, इन्होंने भी यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास में अपने योगदान दिया। आज बताना है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे, क्या परिस्थितियां, किसने अपना योगदान दिया। सबसे पहले चलते हैं इटली के एकीकरण में। इटली का जो 1870 ईस्वी में पूरा हुआ, लेकिन किसी भी हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रवाद के तहत जो है कैसे इटली जो विखंडित स्वरूपों में था, कैसे राष्ट्रवाद की भावना जगी और इटली जो है एक संयुक्त रूप में एक बड़ा राज्य था। ये पढ़ना है, इसकी कहानी को पढ़ना है। कोई भी इतिहास में आप कोई भी आंदोलन, कोई भी विद्रोह, कोई भी घटना, भले ही वो किसी एक निश्चित समय पर घटित होती हो, लेकिन वे घटनाएं केवल उस समय के कारणों के कारण नहीं घटी, उसकी पृष्ठभूमि बड़ी लंबी होती इतिहास में। इसलिए हम ये नहीं है कि इटली का एकीकरण अचानक 1870 में पूरा हो गया, इसकी पृष्ठभूमि भी लंबी है, क्योंकि आप सबको पहले से पता है कि 1789 के फ्रांस की क्रांति के बाद ही फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और इसको अगर देखा जाए तो चरम पर पहुंचाया नेपोलियन बोनापार्ट। खैर, नेपोलियन बोनापार्ट का जो प्रसिद्धि थी वो था युद्ध और क्षेत्र विस्तार उसने, क्योंकि उसके तहत प्रसार रूस, ऑस्ट्रिया को हराकर उसने फ्रांस को राष्ट्रवाद की ताकत में छू दिया। लेकिन यहां उसका अन्य यूरोप के देशों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव के कारण अन्य देशों में भी ऐसी भावनाओं का विकास हुआ और इसीलिए इटली में 1870 में और जर्मनी में 1871 में जाकर एकीकरण पूरा हुआ। इसकी प्रेरणा उसकी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। वैसे इटली के अगर एकीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का वाटरलू के मैदान में पराजय हो गई, उसके बाद जो वियना संधि हुई, उस संधि में इटली और जर्मनी को बहुत क्षति उठानी पड़ी। फ्रांस को उठानी पड़ी, इटली और जर्मनी को भी उठानी पड़ी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली और जर्मनी को भी संगठित कर दिया था। उस जो है संधि के माध्यम से 7 भागों में इटली को और 39 भागों में जर्मनी को पुनः बांट दिया गया, जो एक तरह से संयुक्त हो चुके थे कुछ भागों से। तो अगर आप कहें तो
तो इटली उस समय, जिस समय ये वियना संधि के बाद या कहा जाए 19वीं सदी के मध्य तक इटली जो है 7 राज्यों में विभक्त था। और विभक्त ही नहीं था, वह एक राजघराने के अधीन था। वहां की जो इटालियन भाषा थी वो कोई एक राजभाषा नहीं थी, छिटपुट थी। ये नहीं था कि 7 विभक्त थे तो 7 के लिए एक राजभाषा बना दी गई, चलो इटालियन सभी बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। तमाम ऐसी परिस्थितियां थी जिससे इटली का एकीकरण बहुत ही कठिन था। लेकिन हम थोड़ा संक्षिप्त में पहले आपको बता दें। आप इसमें 3 नाम आएंगे, जोसेफ मेजनी, कैंटाबो और गैरिबाल्डी। खैर कैंटाबो तो बीच में ही मर जाते हैं, मृत्यु जाती है, लेकिन मेजनी और गैरिबाल्डी अंत तक प्रयास करके 1870 में इसका एकीकरण पूरा किया गया। सबसे पहले शुरू होती है मेजनी से। सबसे पहले योगदान मेजनी का था, क्योंकि जब 1830 में पुनः फ्रांस में क्रांति हुई तो उसी के साथ इटली के भी एकीकरण का प्रयास हुआ। उसी क्रांति का देखा देखी इटली के एकीकरण का भी प्रयास शुरू किया मेजनी ने। इसके लिए उसने संस्थाओं का निर्माण किया। उसके बाद 1848 में जाकर इसको और बल मिला और 1861-62 के करीब उसने कैंटाबो की सहायता ली, तो प्रधानमंत्री बनाया कैंटाबो को सार्डिनिया का के प्रयास। और जब प्रधानमंत्री बनाया तो तमाम कूटनीति समझते हैं। कूटनीति का मतलब होता है कि किसी भी देश को ऐसा विश्वास दिलाया जाए कि वह, अगर हम, या ऐसे समझ लें, आप 2 लोग हैं, यदि मैं और मैं एक तीसरा, मेरा इनके साथ यदि कोई किसी प्रकार का विभेद होता है तो आप कम से कम उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए, आप उसमें हस्तक्षेप न करें। इसी को कहा जाता है कूटनीति। तो कूटनीति में होता क्या है कि कूटनीति के द्वारा संबंध ऐसे बनाए जाते हैं, एक दूसरे देश से बनाता है कि कम से कम हमारा अगर तीसरे से किसी से विवाद हो तो आप न सहयोग करें, तो आप उसमें क्या करें, तटस्थ रहें, आप हस्तक्षेप न करें। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई देश किसी देश पर किसी प्रकार का आक्रमण करता है और अगला देश उसका सहयोग कर देता है तो आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, हो सकता है पता नहीं चल जाए। इसलिए बहुत से देशों के साथ कैंटाबो ने कूटनीति के द्वारा और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर इटली के एकीकरण का जो है 1861 तक अगर कहा जाए तो रोम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रोम उस समय एकीकृत में नहीं आया। बाकी सारे जो छोटे छोटे राज्य थे एकीकृत हो चुके थे। 1861 में ही केवल रोम बचा था। और उस समय जो है इमैनुअल द्वितीय को जो एकीकृत इटली बना था उसका राजा बनाया गया। उसमें बहुत बड़ा गैरिबाल्डी का भी योगदान था, क्योंकि गैरिबाल्डी ने अतिरिक्त कहा जाए स्वयं सेवी जिसे आप कहते हैं, जो स्वतः अपनी प्रेरणा से योगदान देता है, ऐसी सैनिक संस्थाओं का निर्माण किया था गैरिबाल्डी ने। अब आइए बात किया जाए कि इटली के मार्ग में, इटली के एकीकरण के मार्ग में, इटली के एकीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं थी मुख्य रूप से। इटली के एकीकरण के मार्ग में
मार्ग में बाधाएं। सबसे बड़ी बाधा तो थी ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक मजबूत राष्ट्र था और बगैर इटली से निकाले ऑस्ट्रिया का जब तक प्रभाव समाप्त नहीं होगा इटली में, तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं था। क्योंकि उस समय तक ऑस्ट्रिया एक बहुत संपन्न और प्रभावशाली राज्य बन चुका था। इतना आसान नहीं था कि ऑस्ट्रिया को बेदखल कर दिया जाए इटली से, लेकिन बगैर इटली के, बगैर ऑस्ट्रिया कहना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। तो सबसे पहला तो बाधा था कि ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त किया जाए इटली से। दूसरी, रोम पर दूसरा जो बाधा थी वो ये था कि रोम पर जो पोप का अधिकार था, क्योंकि उस समय चर्च के जो पोप हुआ करते थे, उनकी सत्ता जो है रोम पर हुआ करती थी और उसको समाप्त करना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि धार्मिक विश्वास जहां जुड़ जाता है उस सत्ता को समाप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। आप कहीं भी गांव भर में देखिए, अगर ढोंगी पंडित भी आ जाए या कहा जाए, उसको आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि धूर्त हो, धूर्तता करता हो, लेकिन यदि जनमानस का विरोध व विश्वास जीत लिया हो किसी कारणवश और दो चार लोग विरोध करते हो, तो विरोध करने वाले वो लोग किस प्रकार से देखते हैं या कहते हैं आप जानते हैं। तो धार्मिक विश्वास जब जड़ कर जाता है तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह हमारा कहने का मतलब है। तो जो रोम की सत्ता थी जो पोप में थी, और पोप के साथ राजनीतिक ही नहीं धार्मिक विश्वास भी जुड़ा हुआ था। और यही नहीं, यूरोप के अन्य देशों को, क्योंकि उस समय यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय का प्रभाव था और ज्यादातर यूरोप के देश कैथोलिक संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे, इसलिए और पोप पर भी कैथोलिक संप्रदाय के ही लोग थे, इसलिए अन्य यूरोप के देशों का भी पोप पर एक तरह से क्या होती थी, उनको सहायता मिलती। तो इस कारण भी हटाना बहुत मुश्किल था। और जब तक रोम का विलय न हो इटली में, तब तक संभव नहीं था इटली का। ये दूसरी बात है। तीसरी, इटली के मामले में अन्य यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप, क्योंकि जब इटली के एकीकरण के प्रयास प्रबल होते थे, मजबूत होते थे, तो जो अन्य यूरोपीय शक्तियां थी, जैसे फ्रांस, रूस, ये शक्तियां भी हस्तक्षेप करती थी और जिसके कारण राष्ट्रवादी जो ताकतें थी उनका मनोबल टूट जाता था, उनका प्रयास असफल हो जाता था। तो ये तीसरी बाधा थी। चौथी बाधा, शासकों की आपस में जो मतभेद कह लीजिए या विचारधारा का न मिलना या शत्रुता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो ये छोटे छोटे इटली के राज्य थे, उनके जो शासक थे, उनके बीच में वैचारिक विभेद थे और वह वैचारिक विभेद आपस में जुड़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगी। और इसी कारण इटली के मार्ग में ये बाधाएं थी, इटली के एकीकरण में इतना समय या इतना प्रयास करना पड़ा, तब इन बाधाओं को दूर किए बगैर संभव नहीं। अब चलिए, अब इटली के एकीकरण के कुछ प्रयास की कहानी बता दें, कैसे कैसे आगे बढ़ा। इटली के एकीकरण का प्रयास, सबसे पहले कौन इटली के एकीकरण का प्रयास किया, जैसा आप पीछे भी पढ़े हैं
आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसकी नींव तो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं रख दी थी, क्योंकि वो केवल फ्रांस को ही नहीं राष्ट्रवाद का विकास किया, जिन जिन देशों पर अपना प्रभाव छोड़ा उन देशों में भी राष्ट्रवादी धारा का विकास हो चुका था। इसलिए अगर कहा जाए तो इटली के एकीकरण का प्रयास तो पहला नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू कर दिया। उसके बाद आपको मैंने जैसा बताया जोसेफ मेजनी का नाम आता है। जोसेफ मेजनी ने कार्बोनरी संगठन, मैंने बताया था कि नौयों का संगठन बनाया, उसने तमाम राजा के अन्याय बंधन से मुक्त होने के लिए ये संगठन, ऐसे संगठन बनने लगे। बहुत ये नहीं कि केवल एक कार्बोनरी की संगठन था, बहुत से संगठन, लेकिन यह संगठन थोड़ा क्या कहा जाए उसको पॉपुलर, मतलब लोकप्रिय था, इससे ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। लेकिन ये संगठन गुप्त हुआ करते थे, ये नहीं था कि इसको राज्य से मान्यता मिलती थी, गुप्त तरीके से बनाए गए संगठन थे और ये प्रयास जो है करते रहते थे। धीरे धीरे जनमानस के बीच जाकर कि जनता के मन की भावना को जगाया जाए और एक नई राष्ट्रवाद विचारधारा को उत्पन्न किया। इसके बाद इसका परिणाम क्या निकला? 1820 से ही देखेंगे विद्रोह शुरू होना शुरू हुआ। नेपल्स का विद्रोह हुआ, उससे सीख लेकर पिटमांड का विद्रोह हो गया, और यही नहीं, उसके बाद 1830 में क्रांति भी हो गई फ्रांस में, जिसका इटली पर भी प्रभाव पड़ा। और अगर देखा जाए तो इसी से प्रेरणा लेकर, इन्हीं घटनाओं से प्रेरणा लेकर मेजनी ने इटली के एकीकरण का प्रयास शुरू किया। और जैसे पीछे बता चुका हूं कि कैसे उसने काबुल और जो है गैरिबाल्डी के साथ मिलकर अंत में रोम को पराजित करके 1870 में रोम के साथ जब संधि हुई, तब जाके इटली का एकीकरण पूरा, इस तरह से इटली का एकीकरण। तो ये तो आप एक छोटी रूपरेखा में इटली के एकीकरण को पढ़ा। अब इसके बाद आज जर्मनी का, जर्मनी का एकीकरण 1871 में था। आपको जर्मनी के एकीकरण का भी कहानी इटली के एकीकरण जैसा ही है। यह है कि बस घटनाओं का क्रम थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपोलियन के पराजय के बाद वियना की संधि हुई, और उस वियना के संधि में भी जो राष्ट्रवाद की ताकतों का नेपोलियन ने उद्भव किया था, उसको कुचल दिया गया, समाप्त कर दिया। तो इसका प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा, क्योंकि जो 39 राज्यों में जर्मनी को विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया, और उस 39 राज्यों का जैसे हमारा संघात्मक राज्य था, ऐसे परिषद में बनाया गया, और उस परिषद का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया और उपाध्यक्ष। हम लोग एक कहावत कहते हैं कि चमड़े का रखवाली अगर कुत्ते को दे दिया जाए तो कितने समय तक वो रखवाली करेगा चमड़े का, उसी को खुद खा जाएगा अपने ही। वही है यहाँ, क्योंकि इस परिसंघ के पास तो अपना कोई सैनिक ताकत थी नहीं, इन्हीं देशों के था। तो जो देश सबल बनेंगे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे शोषण करते करते अपने स्वार्थ में मिला लेंगे। यही हुआ, धीरे धीरे
जर्मनी पर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व छा गया। लेकिन नेपोलियन ने जो काम कर गया था, नेपोलियन ने जो राष्ट्रवाद की भावना जगा दी थी, उसका तो प्रभाव यूरोप में फैल चुका, जर्मनी में फैल। जर्मनी के अगर हम देखें 1815 के बाद इन घटनाओं का जब बीता तो 1819-20 के समय तमाम जेनेवा के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए। ये राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या? ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू हुआ। कई संगठन बनने लगे और इसी बीच जो है एक रूसी पत्रकार का नाम था कासेलू की हत्या हो जाती है और वो हत्या इस राष्ट्रवाद की धारा को और तीव्र कर देती है, क्योंकि इससे जनमानस में एक प्रकार का कहा जाए असंतोष बढ़ता है और उससे जो है वो आंदोलन की तीव्रता बढ़ जाती है। लेकिन जर्मनी के शासक ने इन सबसे निपटने के लिए उस समय जानते क्या एक कठोर नियम लाया। कठोर नियमों का जर्मनी के लोगों पर जिसको कहा जाता है कार्लसबाड नियम। कार्लसबाड नियम क्या था इसको भी जानना होगा। ये 1919 में लागू किया, 1819 में लागू किया गया था। इसके अनुसार पूरे जो है ये पारित होने के बाद प्रेस पर मीडिया पर जिसे आप कहते हैं उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी वो सरकारी आदेश के अनुसार ही सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। इस समय वर्तमान में बता सकते हैं ऐसा प्रतिबंध कहाँ है, जैसा कि चीन में होता है। चीन में मीडिया को सुनता नहीं है, वो सरकारी मीडिया होती है। सरकार के अनुमति के ही हिसाब से आपको समाचारों का आदान प्रदान करना है। यही नहीं, उस समय बर्सेन सिर्फ एक संगठन बना था, उस संगठन को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया इस नियम के। विश्वविद्यालयों में सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। एक ऐसा आयोग बनाया गया जो अगर संदेह हो, जैसे आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा रॉबर्ट एक्ट, उसी के बाद एक आयोग बनाया गया। अगर किसी को संदेह हो तो उसे क्या किया जाए, बंदी बना दिया जाए। ये कठोर नियम थे कार्लसबाड के। ये मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ये नियम, ये परिस्थितियां आंदोलन के लिए क्या किया, एक कारण बनी, इसलिए इसको बताया जा रहा है। कुछ कर संबंधी नियम भी आए जो कहीं ना कहीं जर्मनी के एकीकरण में उनकी भी भूमिका है। जैसे जब नियम क्या थे जरा उनको भी जानते हैं, जिसको कहा जाता है ज्वारीचुइसन। ये नियम थे कि अगर प्रसा के आंतरिक व्यापार, प्रसा के अंदर अगर व्यापार करना है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा, उसको मुक्त कर दिया गया। दूसरा था, अगर प्रसा से में कोई कच्चा माल आता है कोई दूसरे जगह से तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कच्चा माल। लेकिन यदि तैयार माल आता है, बनी हुई कोई वस्तु आती है तो उस पर 20% का कर होगा। और अगर हम प्रसा से कहीं भेजते हैं तो उस पर 10% का। ये कुछ उदार बनाया गया
आर्थिक मजबूती के लिए नियम लाए। अब आइए बात करें कि 1830 से 1848 के बीच जो विभिन्न देशों जगहों पर क्रांतियां हुई, उसका जर्मनी पर क्या प्रभाव? क्या जर्मनी में भी कोई इन क्रांतियों से प्रभावित होगा? जो छोटे छोटे जर्मनी के राज्य थे, उन राज्यों ने भी अपने यहां उदारवादी संविधान की मांग को तेज कर दिया कि हमको भी अपना संविधान का नियम चाहिए। यही नहीं, एक राज्य था जिसका नाम था ब्रुन्सविक। ब्रुन्सविक की जनता ने विद्रोह करके वहां के शासक को पदच्युत कर दिया, हटा दिया। अनेक राज्यों में सुधारों के लिए आंदोलन खड़े हो गए। जहां जहां निरंकुश शासक थे, उन शासकों के विरुद्ध विद्रोह के स्वर भर गए। और यही नहीं, बहुत से जगहों पर शासकों ने इन मांगों को ध्यान में रखते हुए संविधान को तैयार किया, नया संविधान बनाया भी। कई जगह संसद बुलाई गई। ये अगर कहा जाए कि ये पूरे जर्मनी के लिए, अगर 39 राज्यों को देखा जाए तो पूरा जर्मनी भी अब इन क्रांतियों को देखकर प्रभावित हुआ और एकीकरण के पक्ष में। और संपूर्ण जर्मनी के लिए एक फ्रैंकफर्ट में राष्ट्रीय संसद भी बनाई गई। राष्ट्रीय संसद ने एक नियम भी पारित किया। उस नियम के अनुसार जो है विलियम चतुर्थ को शासक चुना गया कि यह जर्मनी का शासक हो। लेकिन ये संभव हो नहीं सका, क्योंकि तमाम अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव। इसके कारण मालूम था विलियम चतुर्थ को कि अगर हमने ये पद स्वीकार कर लिया तो ये संभव नहीं है कि मैं इसको निर्वाह कर सकूं। इसलिए जनता के सपने को उसने तोड़ दिया, उसने ये पद लेने से अस्वीकार किया। आइए अब प्रसाद की बड़ा राज्य था जर्मनी के, और प्रसाद के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। एक नाम आएगा अभी, ऑटो बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लें कि बिस्मार्क की जो नीति थी वो शायद पसंद न आए, एक सामान्य चीजों में आपको अच्छा न लगे, क्योंकि वो लोकतंत्र, उदारवाद, ऐसे संविधान, ऐसे चीजों का तो उसके शब्दावली में कहीं जगह नहीं थी, वो इसको पसंद ही नहीं करता। अब बताइए, जो व्यक्ति उदारवाद को न पसंद करता हो, लोकतंत्र को न पसंद करता हो, संविधान को न पसंद करता हो, फिर कहेंगे कि जर्मनी के, क्योंकि वो महसूस करता था कि अगर हम एकत्रित होकर संसद में केवल भाषण दें, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएं, तो उससे संभव नहीं है कि हम किसी देश के प्रभाव को कम कर पाएंगे ना। उसका एक लक्ष्य था कि हम अपनी सैनिक संगठन को क्या करें, मजबूत करें, और जब मजबूत हो जाए तो उसका एक ही रास्ता है कि लहू बहाकर, युद्ध बहाकर उसको क्या करें, अपने में मिलाएं। इसीलिए उसकी नीति को कहा जाता है रक्त एवं लोहे की नीति। क्या कहता है, रक्त एवं लोहे की नीति। कभी बोर्ड के क्वेश्चन पूछता है कि रक्त एवं लोहे की नीति का प्रतिपादन किसने किया,
तो किसने किया? बिस्मार्क ने किया। मैं ये इसलिए बताया हूं ये बात क्योंकि जब आप घटना पढ़ेंगे तो इसमें आएगा बिस्मार्क का नाम। विलियम 1861 में जब इटली के एकीकरण लगभग हो चुका था, केवल एक रोम का बाकी था, उसी समय जर्मनी के भी प्रयास थे एकीकरण के, और उस समय विलियम प्रथम ने जर्मनी के सैन्य संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, और उसी समय 1862 में ही बिस्मार्क चांसलर बना, चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री बना। यही नहीं, सबसे पहले तो वो जिस प्रकार का प्रयास चल रहा था उसी रास्ते पर वो भी चलना चाहा। उसने भी संसद बुलाई, जो है संसद के द्वारा कोशिश किया कि सेना में सुधार की योजना रखा, तो सेना को मजबूत करना चाहता, लेकिन अति, क्योंकि वो सेना पर अति खर्च करना चाहता, इसलिए संसद से मंजूरी नहीं, असफल होता हो। जब असफल हो गया तो निरंकुश शासन शुरू किया, वो संसद को हटा, संसद की बात बिना माने ही लोगों पे कर लगा के धाने करते, क्यों? सेना को मजबूत करने में धन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि युद्ध होना ही था, क्योंकि 3 युद्ध बगैर हुए संभव ही नहीं था कि जर्मनी का एकीकरण, जिसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये 3 युद्ध हुए और तीनों युद्ध को विजय प्राप्त की बिस्मार्क ने, तभी संभव हो पाया जर्मनी का एकीकरण। क्योंकि 1864 में डेनमार्क के साथ पहला युद्ध, क्योंकि जो वर्तमान का पोलैंड का क्षेत्र है, जो डचों का कहा जाता है, उस क्षेत्र को डेनमार्क भी चाहता था कि हमारे में रहे और जर्मनी भी चाहता था हमारे। तो जब दोनों चाहेंगे तो स्वार्थ दोनों का तो टकराट स्वाभाविक है। इसी को देखते हुए जर्मनी ने पहला महायुद्ध किया, और इसके लिए पहले ऑस्ट्रिया को उसने अपने कूटनीति के हिसाब से संधि कर रखी थी, कहीं ऑस्ट्रिया जो डेनमार्क का सहायता न करे, तो सफलता प्राप्त। 2 ही वर्ष बाद 1866 में ऑस्ट्रिया पर जो है प्रसाद, जर्मनी का मतलब उस समय प्रसाद, जर्मनी का मतलब प्रसाद, समझ रहे बात को ना? क्योंकि प्रसाद ही के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण, वहां भी पहले प्रसाद ने क्या किया कि जो जार शासक थे रूस के, उनसे मित्रता कर ली कि कहीं ऑस्ट्रिया की सहायता रूस न करे, और इस संबंध के साथ आगे बढ़ा, और जो है 13 जुलाई 1866 को ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद जो है फिर 23 अगस्त को संधि करके एक ऑस्ट्रिया वाला जो भाग था जिस पर कब्जा ऑस्ट्रिया ने किया था, रखा था, उसको मिलाया। लेकिन फ्रांस के बगैर, प्रभुत्व को हटाए बगैर संभव नहीं था कि जर्मनी का एकीकरण ना हो। ये बड़ा कठिन काम नहीं था, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस उसमें शक्तिशाली राष्ट्र था उस दौर में। इसके लिए उसने क्या किया, क्योंकि उसने ऐसी परिस्थितियों का इंतजार किया, जब ये 1870 में हुआ था फ्रांस के साथ, कि जब फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय जगत में या उस समय कहा जाए यूरोप में उसका अन्य देशों से संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, इस बात का इंतजार किया प्रसाद ने। और जब ऐसी परिस्थितियां मिली, उसका कोई मित्र नहीं हो पा गया यूरोप में, तब उसने आक्रमण किया। और इसमें समाचार पत्रों का काम, क्योंकि समाचार पत्रों ने जनमानस को आगे किया, वो भावनाएं लाए और प्रसाद विजयी हुए। और 10 मई 1871, ये याद रखिएगा, 10 मई 1871 को
की संधि हुई और इस संधि